महाजनपद पढ़ाया जा रहा है। महाजनपद को कौन सा वो बताया था तुम्हें ना, हसीन मोर सुक्सा मगध के बारे में बताया था, मगध के राजाओं के बारे में बता रहे थे, समझ गए, बता दिया था। तो तुम्हारा भैया समझ गए। यहाँ क्या बताया था, कंबोज, कंबोज और पाकिस्तानी गिने जाएंगे पुराने नाम से। चलो महाजनपदों के पहला जनपद कौन सा बताया था, कंबोज। दूसरा कौन सा बताया था, गांधार। इधर कौन सा बताया था, कुरुक्षेत्र, कुरु। और इधर कौन सा बताया था तुम्हारा, मत्स्य। और भैया इधर कौन सा था बिहार में, मगध। मगध फैलता फैलता कहाँ को हो गया था, बड़ा हो गया था, वैशाली वैशाली सब घेर लिया था इसने, समझ गए। अब एक तो मथुरा, क्या था, मथुरा। इधर क्या था, मथुरा यूपी में, ठीक है। मथुरा कहाँ है, यूपी में। मथुरा किसकी राजधानी थी, सूरसेन। तो 4 हो गए थे, 5वां क्या है, सूरसेन। 5वां कौन सा हो गया, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। इधर था भैया तुम्हारा कौशल, क्या था, कौशल। कौशल, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी भैया, श्रावस्ती। क्या थी, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और कौन सा तुम्हारा, वत्स। कौन सा था, वत्स। भैया वत्स जो तुम्हारा ये वत्स मिलेगा, तो वत्स की राजधानी क्या थी, वत्स की राजधानी तुम्हारी कौशाम्बी। क्या थी, कौशाम्बी। और एक था भैया तुम्हारा मल्ल। क्या था, मल्ल। और मल्ल की राजधानी थी भैया तुम्हारा कुशीनगर। कौन सी थी, कुशीनगर। कुशीनगर। 4 उस दिन हो गए और 4 आज हो गए। कितने हो गए सारे जनपद, महाजनपद कितने हो गए, 8। किसको बंद करो तो वाइब्रेशन पता लगा रहा है। महाजनपद कितने हो गए, 8। पहला कंबोज, दूसरा गांधार, तीसरा कुरु, चौथा मत्स्य, 5वां सूरसेन, छठा कौशल, 7वां वत्स और 8वां मल्ल। हो गए। तो 4 की राजधानी भी याद होगी और 4 ही याद हो गए। कितने हो गए सारे। लेकिन हम मेन रूप से चल किस पर रहे थे, मगध को। किस पे चल रहे थे हम, मगध। मगध पे चल रहे थे भैया। तो मगध जब महाजनपद में कौन सा था पहला वंश, हर्यक वंश। कौन सा था, हर्यक वंश। हर्यक वंश में कितने राजा हुए, पहला कौन था, बिंबिसार। दूसरा कौन था, अजात शत्रु। अजात शत्रु के टाइम में पहली बौद्ध संगति हुई थी। किसके टाइम हुई थी, अजात शत्रु की पहली बौद्ध संगति। कौन सी, फर्स्ट बताई थी पहले की बौद्ध संगति। तो किसके टाइम में हुई थी वो, अजात शत्रु के फर्स्ट टाइम बौद्ध संगति। समझ गए, बौद्ध संगति। अजात शत्रु के टाइम में पहली बौद्ध संगति हुई थी और इसकी राजधानी क्या थी, राजगृह। बताया था तो राजगृह पहली। तो राजगृह में पहली बौद्ध संगति किसके टाइम में, अजात। तीसरा कौन आया था भाई, उदयन। कौन था, उदयन। एक दूसरे को मारो फिर मैं, ये तो 3। और चौथा कौन था भैया, नागदशक। नागदशक का सेनापति कौन था, शिशुनाग। इसका सेनापति कौन था, शिशुनाग। शिशुनाग ने किसे मार दिया,
नागदशक को, नागदशक को किसने मारा था? शिशुनाग ने। अब कौन सा आ गया? शिशुनाग वंश। कौन सा आ गया? शिशुनाग नाग वंश। अब हम चलेंगे शिशुनाग वंश को, क्योंकि एक वंश तो खत्म हो गया। अब कौन सा चला? शिशुनाग वंश चल गया। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था भैया? खुद शिशुनाग ही था। खुद कौन था? शिशुनाग था। इसकी राजधानी क्या थी? इसके टाइम पर राजधानी क्या थी? पटना। शिशुनाग के टाइम में राजधानी क्या थी? पटना। शिशुनाग के टाइम में राजधानी क्या थी? पटना। लेकिन पटना से वो बदल गई, राजधानी कहाँ कर दी इसने? वैशाली। राजधानी कहाँ कर दी है इसने? वैशाली। क्योंकि मगध का इतना हिस्सा था और गंगा इधर से निकल रही थी, तो इसके ऊपर वैशाली पड़ रहा था। तो अब इसने किसे भी मिला दिया? वैशाली को। इस वैशाली को क्या बना दिया? अपनी राजधानी। और इधर अवंती भी मिल गया था। समझ गए? और धीरे धीरे क्या हो रहा था? मगध बड़ा होता जाता, धीरे धीरे इन राजाओं ने अपना विस्तार शुरू कर दिया। तो वैशाली राजधानी किसने बनाई? शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना दिया भैया। अब इसका जो लड़का हुआ उसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। शिशुनाग के बाद कौन आया गद्दी पर? कालाशोक। कालाशोक के टाइम में बहुत फेमस चीज हुई थी, सेकेंड बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति किसके टाइम में हुई थी? कालाशोक के टाइम में। समझ गए? कालाशोक के टाइम में कौन सी संगति हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति हुई थी भैया। और वैसा राजधानी कौन, इसका बाप जो था कौन था? शिशुनाग। उसने राजधानी किसे बना दिया था? वैशाली। तो राजधानी इसके टाइम में क्या रही? वैशाली। वैशाली उस टाइम का जो था बहुत फेमस जगह हो गई थी, और द्वितीय बौद्ध संगति होने के बाद तो और फेमस हो गई थी। फेमस हो गई थी। वहाँ धार्मिक लोग आया करते थे। क्या आएगा? धार्मिक लोग। और राजधानी भी यही थी, तो इसके मन में हर टाइम डर बना रहा था। क्या बना रहा था? डर बना रहा था कि यहाँ लोग वाग आए करेंगे। और गुप्तचर किसने छोड़ा था? अजातशत्रु ने गुप्तचर छोड़ा था। एक कहाँ भेजा था? वैशाली में। वैशाली में गुप्तचर छोड़ा था और वैशाली भेजा था। तो इसे भी डर रहा था कि मैं वैशाली को राजधानी रखूंगा, वैसे धार्मिक स्थल बन गया भी हो, तो यहाँ कोई ना कोई गुप्तचर आ सकता है। तो इसने इसे कौन सी राजधानी घोषित कर दिया? सांस्कृतिक। जहाँ धार्मिक काम ज्यादा होते हो, या संस्कृति का सम्मेलन या मेले लगते हैं, संस्कृति मेले लगते हैं। जैसा संस्कृति मेला जानते क्या हो? जैसा महाकुंभ भी कहेगा मेला, संस्कृति का मेला। इसमें संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो दिखाई जा। और केरल का ओणम हो, क्या संस्कृति मेला। तो यानी जहाँ धार्मिक अनुष्ठान या संस्कृति मेले वेले लगने लोगों, तो सब उसने क्या करते हैं? इस वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया। वैशाली को क्या कर दिया? सांस्कृतिक राजधानी घोषित। कैसी राजधानी बना दिया? सांस्कृतिक। भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे माना जाता है? वाराणसी को। किसे माना जाता? काशी को। देखो काशी में जो होता है, काशी को सबसे मेन माना जाता है पूरे इंडिया में। जैसे हरिद्वार एक बढ़िया शहर हो गया धार्मिक के हिसाब से, लेकिन काशी उससे भी बड़ा है। पुराने टाइम में जहाँ भी कोई वहाँ पंडित लोग रहे हों, पंडित लोग वे पूजा पाठ करने के लिए बहुत फेमस रहते हैं। जितने ज़्यादा अमीर आदमी हों, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वे काशी से ही बुलाते हैं अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए। तो इन्हें सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित कर दिया? वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया। लेकिन सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने के बाद तो एक होती सांस्कृतिक राजधानी, दूसरी कौन सी होती? राजनैतिक राजधानी। तो राजनैतिक जो राजधानी थी इसने कौन सी बना दी? पटना। वापस किसको बना दिया इतना? राजधानी पटना। तो इसकी राजनैतिक राजधानी कौन सी होगी? जहाँ एमएलए वगैरह रह गए हों, MP MLA मंत्रिमंडल बैठा रहा। जैसे हमारी राजधानी क्या है? लखनऊ। कौन सी है? लखनऊ। लेकिन हमारी सांस्कृतिक राजधानी क्या है? इलाहाबाद। समझ गए? क्योंकि इलाहाबाद में तो कुंभ लगता, तो हमारी सांस्कृतिक राजधानी क्या होगी? इलाहाबाद। और राजनीतिक राजधानी क्या हो गई? राजनीतिक राजधानी ने किसे बना दिया? पटना। किसे बना दिया? पटना। समझ गए? इसके बाद इसका सबसे अयोग्य शासक, इस वंश का सबसे अयोग्य शासक जो हुआ था कालाशोक के बाद, वो अयोग्य शासक था नंदी वर्मन। कौन था? इसका बेटा था नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। इसने अपना सेनापति किसे बनाया था? महापद्म नंद। किसे बनाया था? महापद्म
पद्मनंद, इसने महापद्मनंद को क्या बना दिया अपना सेनापति। जो गलती उसने कर दी थी, किसने करी थी? हर्यक वंश के लास्ट का जो अयोग्य शासक था कौन था वो? नागदशक। इतना ही बोल रहे हैं। नागदशक ना एक गलती करती थी कि उसने सेनापति किसे बना दिया था? शिशुनाग को। इसने भी वही गलती दोहरा दी इसी इतिहास में। कहते ना इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है एक बार, तो इसने भी वो दोहरा दिया। इन्होंने सेनापति किसे नियुक्त कर दिया अपना? महापद्मनंद को। जब महापद्मनंद को सेनापति नियुक्त कर दिया तो महापद्मनंद ने किसे मार दिया? नंदीवर्मन को। किसे मार दिया? नंदीवर्मन को मार दिया। अब कौन सा वंश चल गया? नंद वंश। कौन सा वंश चल गया? नंद वंश। पहला कौन सा चला? हर्यक वंश। दूसरा शिशुनाग। अब नंदीवर्मन को मार को महापद्मनंद ने कौन सा वंश चला दिया? नंदीवर्मन को मार को कौन सा वंश चलाया? नंद वंश। तो वंश कौन से चलेगा? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश चला दिया इसने। नंद वंश का पहला शासक कौन था? महापद्मनंद। इसका संस्थापक कौन था नंद वंश का? महापद्मनंद था इस वंश का संस्थापक। तो महापद्मनंद जो था भैया जाति थी इसकी शूद्र जाति से आया था। कौन सा आया था? शूद्र जाति से होता है। जाति कौन सी थी इसकी? शूद्र। ये क्या काम करे करता था? तुम्हारी स्वर्ण जाति से राजपूत तो बहुत ज्यादा चिड़े करता था। क्या चिड़े करता था? राज क्षत्रिय से बहुत ज्यादा चिड़े करता है। तो इसने कसम खाई थी कि मैं क्षत्रियों का सर्वनाश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्षत्रियों का सर्वनाश, यानी कि भारत से क्षत्रियों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। तो इसने उपाधि कौन सी धारण करी? उपाधि कौन सी थी? सर्व छत्रांतक। कौन सी उपाधि धारण करी? सर्व छत्रांतक, यानी कि सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। पहली उपाधि ले ली अपनी। कौन सी उपाधि ले ली इसने? सर्व छत्रांतक। किसने की? महापद्मनंद ने। शूद्र जाति से था। तुम्हें पता शूद्र जाति के जो भी होंगे वे तो क्षत्रिय से चिढ़ेंगे। क्षत्रिय किससे चिढ़ते हैं अधिकतर? जातिवाद हमारे भारत में, तो वे शूद्र से चिढ़ते हैं। तो महापद्मनंद ने कौन सा ले लिया था? उपाधि अपनी धारण कर ली थी सर्व छत्रांतक। ये कोई उस टाइम को कलिंग को कोई भी आक्रमण कर देता। कलिंग को क्या बना रखा था? ढोल बना रखा था। कलिंग को आओ और बजाओ और चले जाओ। तो कलिंग उड़ीसा में था उस टाइम में। कहाँ था कलिंग? कहाँ? उड़ीसा में। इन्होंने क्या काम करा? कलिंग को आक्रमण कर दिया। कलिंग को आक्रमण करने के बाद इन्होंने उपाधि कौन सी धारण करी? एकराट। दूसरी उपाधि कौन सी धारण करी? एकराट, एक सम्राट। पूरे भारत का क्या हो गया? एक सम्राट। भाई मगध ने वैशाली को बजाया। वैशाली के बाद कहाँ कर दिया? कलिंग को आक्रमण। कलिंग को आक्रमण करने के बाद उड़ीसा भी हमारे अधीन हो गया। देखिए हो गया बिहार, ये हो गया यूपी। यूपी के बाद इधर क्या हो गया? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन सा मिला दिया? अवंती। अवंती के बाद धीरे धीरे शादी विवाह करके इन्होंने इतना सारा कर दिया। बता, उत्तर भारत को इधर तक फैला दिया बिल्कुल, राजस्थान के हिसाब तक, इधर मध्य प्रदेश तक और इधर उड़ीसा तक फैल गया सारा। तो धीरे धीरे मगध बढ़ता जाता। तो इसने कौन सी उपाधि धारण कर ली? एकराट उपाधि। समझ गए? तो सर्व छत्रांतक की उपाधि और एकराट की उपाधि किसने धारण करी? महापद्मनंद ने। समझ गए? पर इसका लड़का हुआ धनानंद। कौन सा हुआ? धनानंद। यो बहुत बेकार आदमी था। इसके अंदर अहंकार भरा हुआ था। क्रोध, अहंकार, जुआ, सट्टा, नाच गाना, ऑर्केस्ट्रा, सब कुछ करेगा। तो नाटक वाटक सब करवाएगा अपने राज्य में। ठीक है? और हमेशा क्या में डूबा रहता? शराब के नशे में डूबा रहता है। इसने क्या काम करा था? कलिंग में इसने कलिंग में एक नहर बनवाई थी। क्या बनवाई थी? कलिंग में नहर। कलिंग में एक नहर खुदवा दी थी। समझ गए? यो कहाँ डूबा रहता है टाइम? नशे में। बस यो समझ, यो इसका मानना था
कि जितने भी अब राज्य हो गए थे सारे मगध के अंडर में आ गए थे। कहाँ तक आ गए थे? ये राजस्थान के हिस्से तक कहाँ तक आ गए थे? मगध के अंडर में आ गए थे सारे राज्य। और ये अपने बाबा की बोई हुई काट रहा था, अपने बाबा की बोई हुई काट रहा था भाई। जितने भी अब तक वंश हुए हैं सारे के सारे, ये सभी तो बढ़ाते चले गए मगध को। अभी न सोचा अब तो तू बहुत बड़े हिस्से का मालिक हो गया, अब तेरे कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ बात नहीं। तो हमेशा क्या काम करता है? जुए में डूबा रहता है, नशे में, हर लत पाल रखे थे इसने, अहंकार में डूबा रहता है वो। तो उसी टाइम सिकंदर भारत को आक्रमण करने के लिए चल दिया। कहाँ चल दिया? भारत को आक्रमण करने के लिए। देखो कलिंग को आक्रमण क्यों करेगा बोलते पहले समझ लो। कलिंग जो आया था उस टाइम उड़ीसा का था, उड़ीसा में क्या वृक्ष बहुत है, वन बहुत है, क्या वृक्ष थे वन। तो वहाँ क्या मिल होती? एक तो लकड़ी मिल जाती, क्या मिल जाती? लकड़ी। घर बार बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बहुत सारा सामान बनाने के लिए लकड़ी फायदेमंद है। लोहे से भी बढ़िया लकड़ी बनाने जा वैसे तो हर चीज में। तो और दूसरा वहाँ हाथी पाए जाया करते। कलिंग में क्या पाए जाते? हाथी। और हाथी उस टाइम पे टैंक समझ लो, युद्ध के लिए यह टैंक का काम करते हाथी, समझ गए। तो इसलिए कलिंग पर सबके सब आक्रमण करना करके और वहां से हाथी और लकड़ी के लिए आक्रमण करे करते। उस टाइम ही इधर यूनान का शासक था एक सिकंदर, उसने क्या कसम खा रखी थी कि मुझे वो जीतना है, विश्व विजेता बनना है। तो यूनान से चला था वो, तुर्की वुर्की जीतता है, तुर्की के बाद अफगानिस्तान, इराक, ईरान और तुम्हारा मिस्र विस्र सब जीत लिया था उसने। उसके बाद वो कहाँ चल दिया था? भारत को आक्रमण करने के लिए चल दिया। जब भारत को आक्रमण करने के लिए चल दिया तो चाणक्य उस टाइम तक्षशिला में एक प्रोफेसर था, तक्षशिला में एक गुरु था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। तो उसका क्या नाम था? चाणक्य। तो चाणक्य ने क्या काम करा? तो चाणक्य इसे समझाने के लिए गया था धनानंद को। कहाँ गया था? समझाने के लिए। तो उसे पता था चाणक्य को जो वो विश्व सनक उठी हुई है सिकंदर को विश्व विजेता बनने की, और वो सीधा भारत किस पर आक्रमण करना आ रहा? भारत पर। तो जब चाणक्य रास्ते में चल रहा था तो उसने सबसे पहले कहाँ आक्रमण कर दिया? सबसे पहले आक्रमण करा उन्होंने राजा अंबिक के, राजा अंबिक को। अंबिक जो राजा था उस टाइम, राजा अंबिक वो कहाँ का था? तक्षशिला का। राजा अंबिक जो था वो कहाँ का था? तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ किसके? तक्षशिला किस उसमें आ रहा था? जनपद में। तक्षशिला भैया तुम्हारा उसमें आया था, कंबोज और गांधार एक ही हो गए थे, तो वो आया था तो तुम्हारे गांधार में। कहाँ वो आ गया था? वो गांधार में। उस टाइम तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी गांधार महाजनपद के अंतर्गत। तो उसका राजा था कोसान, वो था अंबिक। तो जैसे ही सिकंदर ने आक्रमण करा तो उसने आत्मसमर्पण पहले कर दिया, डर के मारे आत्मसमर्पण कर दिया। तो उसको एक बात वो कहा गया कि उस सिकंदर ने क्या काम करा? उसने कहा कि अब तू हमारे साथ रह और हमारा भारत जीतने में सहयोग कर। क्या कर? सहयोग। उसके बाद रास्ते में पड़े करा था पोरस का राज्य। किसका? पोरस का। जो पोरस जो उस टाइम का शासक था वो सिंध का राजा था। पोरस कहाँ का राजा था? सिंध। पाकिस्तान से नीचे कोई इलाका जा रहा, पाकिस्तान के नीचे का इलाका वो सिंध का सारा। क्या? सिंध। मान लिया कि सारा पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान। तो ये इलाका जा रहा है भारत से लगा नीचे का, क्या है सारा? सिंध है। तो यहाँ का राजा कौन था? पोरस। तो यहाँ का जब राजा पोरस था तो इस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो लड़ा, ये खूब लड़ा उनके साथ, हार नहीं मानी। तो जब पहले वो अकेला राजा था, अब किसने आक्रमण करा? सिकंदर ने और आम्बिक ने। तो ये सब बाद में क्या काम करा? इसको घसीटते हुए ले जा रहे थे घोड़े से सिकंदर के पास। जब इसको सिकंदर के पास ले गए तो सिकंदर से पूछा ना, सिकंदर ने से पूछा पोरस से खड़ा करके, मैंने बता तेरे साथ कैसे जुल्म करे जाऊँ, मैंने मारो या बता क्या करूँ। तो उन्होंने क्या आया, मैंने जैसा एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता है वैसा ही करो मेरे साथ। मैंने तुझे जिंदगी बकस दे, मैं क्या करते, मतलब मैं ऐसी जिंदगी में थूकूँ जो भी मिली हुई हो, मुझे मार दो। मैंने क्या काम करा? मुझे मार दो। तो उस टाइम में सिकंदर की रानी थी रैक्सोना। सिकंदर की रानी का क्या नाम था? रैक्सोना। भाई सिकंदर के साथ ले गया था, उसके वो भी खड़ी थी, तो उसे देख कर मुस्कुराई थोड़ा सा। तो सिकंदर को यार भ्रम हो गया। सिकंदर का वाकई में यार वो बहादुर हो, वो भी हंसी नहीं, मरने से नहीं डर रहा बिल्कुल भी। तो सिकंदर सोचा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो हाथों हाथ क्या बनवाती थी पोरस को? राखी बनवा दी थी रैक्सोना से। तो रैक्सोना ने किसकी कलाई पर राखी बांधी थी? पोरस की।
पोरस की कलाई में क्या काम कर, सिकंदर तो कहता तो वीर ही वीर का सम्मान कर सकता है, तेरे अंदर मैंने वीरता देखी इसलिए मैं तेरी जिंदगी बकस रहा हूँ। लेकिन अब तो हमारा रिश्तेदार हो गया, क्या हो गया, रिश्तेदार। तो क्या बन गया, उस सिकंदर उसका बहन हुई, भाई राखी बांध दी रैक्स उन्होंने, जब राखी बन गई उसके पोरस के हाथों को तो भाई रिश्तेदार हो गए। तो पोरस का एक काम करेंगे अब जो भारत जीतने में तुम दोनों मेरा सहयोग करियो। कौन करियो, भारत जीतने में तुम दोनों मेरा सहयोग करियो। अब ऐसे चलो तो वो अब इतनी बात छोड़ो, आगे को देखो, जो वो तुम्हारा चाणक्य था वो कहाँ गया, धनानंद के पास गया, उसने पता चल गया कि दो तुमने जीत ही लिए। अब तो सीधा आक्रमण किसको, मगध पर करेगा, वो सारा मगध के अंडर अंडर सब साम्राज्य है, तो हो गया मगध के राजा के पास। मगध का राजा कौन था उस टाइम पर, धनानंद। तो भैया वो नाटक नाच गाना देखने भी था, शराब पी रखी थी, इसने कहा समझाया ना ऐसा ऐसा सिकंदर आक्रमण कर खा, तो उसे तो पता था धनानंद को ने तेरा तो साम्राज्य बहुत बड़ा है, कौन कैसा आक्रमण कैसा कर देगा, तो ये समझाता रहा। तो उसका मजा खराब करता बीच में, भाई तुम कोई काम की चीज़ देखने लगो, मतलब अगर तुम्हें बीच में कोई टोका टाके कर देगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। तो इसकी चोटी पकड़कर सैनिकों से बाहर फिकवा दिया। जब इसकी चोटी पकड़ को बाहर फिकवा दिया, चोटी बांधा थी उस टाइम का क्या था, पंडित था, ये बहुत बड़ा पंडित था, क्या था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण उस टाइम को अपनी चोटी बांध कर रखे होते, क्या करते थे, शिखा बांधने का प्रचलन आज भी, चोटी बांध कर रखते हैं ब्राह्मण पंडित लोग। तो इसकी शिखा खुल गई, चोटी को क्या गया उसे, शिखा खुल गई। तो ये सब बहुत क्रोध आया, बहुत ज़्यादा। तो इसने वहाँ कसम खाई थी कि जब तक मैं धनानंद को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देने का, जब तक चैन से नहीं बैठना। तो ये आया वापस तक सीधा में आकर इसका जो सबसे प्रिय शिष्य था, सबसे चहेता शिष्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसके साथ ही हुआ था। इसने वो बात उसे बिल्कुल भी नहीं बताई। उसने वो कहा कि उधर देख सिकंदर आ रहा है आक्रमण करना, हमें किसी भी तरीके से उसे हराना हो, सबसे बड़ा क्या मतलब सबसे बड़ा शत्रु हो तुम्हारा, क्या सबसे बड़ा शत्रु, उसे किसी तरीके से भारत से बाहर खदेड़ना हो। मैंने कैसा कैसा ना, तुम तो देख लो, आम भी उसके साथ, और दूसरा कौन सा था, पोरस भी उसके साथ, तीन तीन राजा मैं कैसे लड़ लूंगा, कैसे लड़ लेगा। अब यहाँ आता अंधविश्वास का, अंधविश्वास कैसा काम आता। जो पोरस का राज्य था, पोरस को जो लड़ाई हुई थी पोरस की और उसकी सिकंदर की, वो झेलम नदी के दौरान हुई थी। कहाँ हुई थी, झेलम नदी के पास हुई थी वो लड़ाई, झेलम नदी के पास हुई थी। तो उस टाइम पर उसने क्या काम करा, इससे श्री चंद्रगुप्त से कहा चाणक्य ने एक काम कर, किसी भी गुप्तचर बनकर इनके सेना में शामिल हो जा सिकंदर के। तो उसने एक सैनिक को मारा, उसके कपड़े वपड़े पहने और सेना में शामिल हो गया। और धीरे धीरे उन्होंने सारी सेना में खबर फैलानी शुरू कर दी कि भारत जो हो देवताओं की भूमि है। किसकी भूमि है, देवताओं की। अगर तुम भारत में बिना किसी अनुमति के आक्रमण करेंगे तो तुम्हारे धीरे धीरे सैनिक क्या होंगे, मरना लगेंगे, अपना आप ही मरने लगेंगे। लगा हाँ ऐसा भी कोई हो, अन्य ना तो झेलम नदी पार कर देख लो, क्या देख लो, झेलम नदी पार कर देख लो। उसके बाद क्या है, चाणक्य को कहा जाता कि चाणक्य विश्व विद्या में बहुत निपुण था। कौन सी विद्या में था, विश्व विद्या। ऐसे ऐसे जहर बना देता, अगर आज खिला दिया तो उसका असर कब तक होता, कई दिनों बाद उसका असर होता, 5-6 दिन बाद जाकर उसका असर होगा। तो इन्हें क्या काम करा है, जब सैनिक बन गया, रात को भोजन का प्रबंध करा गया, तो इन्हें धीरे धीरे सबके भोजन में क्या मिलाना शुरू कर दिया, जहर मिला दिया। तो वह तो ठीक रहे, थोड़े दिनों जब युद्ध हो जा, बहुत तकड़ा युद्ध है, तो सेना रेस्ट के लिए रुकी हुई थी, आराम करने के लिए। तो जहर जब मिला दिया तो जो भी खा रहा था, तो 3-4 दिन बाद क्या होता, बीमार। अब वो उठा को नहीं ले जाता, नहीं चलो तुम झेलम नदी पार को देखो, क्या करो, झेलम नदी पार कर को देख लो, भी आक्रमण मत करो। तो उन्हें पता किस किस उसमें जहर मिला हुआ, जैसे भी आया करो थे। 2-3 दिन बाद तुम गड़बड़ देखा तो किसी की आँख बेकार, किसी का हाथ बेकार, कोई मर रहा तड़प तड़प को, कोई कुछ हो रहा। तो भाई धीरे धीरे देखो कोरोना चला था। कोरोना चाहे भले किसी की मौत कोरोना से ना हुई हो, लेकिन अगर गांव में एक भी मौत हो जाती और पता चल गया कि कोरोना से मर गया, तो दहशत नहीं आ जाती गाँव में। जो अगले दिन घर से बाहर भी निकलने की सोचता तो 10 बार सोचे था कैसे निकल जाऊँ घर से बाहर। एक बार को दहशत फैल गई थी गाँव में, कोरोना की इतनी बड़ी दहशत फैल गई थी कि घर से निकलते कुछ तो मजे खोरी बजे बाहर घूम रहे थे, जिस गाँव में कभी कुछ नहीं हुआ था बाहर घूम गए, लेकिन जिस दिन एक भी मौत होगी घर रुक गए सब। तो ऐसी दहशत क्या होगी, धीरे धीरे सैनिकों में फैल गई। भाई एक मरा
चल तुमने मैं मान लो 2 मर गए, 3 मर गए, ऐसी बहुत संख्या में उसके सैनिक क्या होने लगे, मरने लगे धीरे धीरे। जब धीरे धीरे मरने लगे और वो क्या हुआ, बरसात का टाइम था, बारिश हुई तो मलेरिया, मच्छर फैल गए, क्योंकि पानी वानी जहाँ हमारा गड्ढा में क्या हो गए, मच्छरों ने काटना शुरू करा, मक्खी पैदा हो गई, तो हैजे से मरने लगे आते लोग। क्योंकि इधर का जो पानी है सिंध प्रांत का, इधर नदियाँ ज़्यादा हैं, नदियाँ ज़्यादा, पानी वानी भर गया था, गड्ढे वड्ढे में ज़्यादा। तो जब बारिश हो रही थी, पहले कोई पक्का हिसाब थोड़ी था, कच्ची जमीन थी। हमारे गाँव में भी देख लो, तुम्हारे टाइम पर तो ना रही हो, तो हमारे गाँव में भी गारा हो जाता, बहुत गहरा गहरा, जब ये खड़ंजे वड़ंजे नाम से थे। हमारे घर के सामने भी बहुत गहरा गहरा गारा गारा रहता, झपट कर गिरते लोग वहाँ। तो क्या पैदा हुआ, मक्खी और मच्छर पैदा हो गए, तो धीरे धीरे लोगों को क्या हो गया, हैजा होना शुरू हो गया, हैजा हो गया, मरने लगे। तो भाई भय हो गया सिकंदर की सेना को। सिकंदर ने जब टाइम थोड़ा सा निकला, कहा चलो आक्रमण कर दो। ना कैसे करो हम, तुमने तो देखा नहीं, अभी तो हमने नदी पार करने की सोची थी, तभी इतना सारा वो हो गया बवंडर, और हम आक्रमण करेंगे तो होगा क्या है वो सोचो। वो कह रहा है चलो आगे को, कोई पीछे वोट के सैनिक भी ना गए। उन्होंने कहा तुम्हारा विश्व विजेता बनने का सपना जाओ भाड़ में, हम ना जा रहे, हम जा रहे अपने घर। अबे थक भी बहुत गए थे, युद्ध लड़ते लड़ते लगातार युद्ध लड़े थे, 6 देशों से युद्ध लड़ लिए थे। तो क्या काम है, इसके सैनिक क्या हो गए, वापस हो गए। तो सिकंदर को भी मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। कहाँ से लौटना पड़ा, झेलम नदी के पास से। कहाँ से, सिंध प्रांत से झेलम नदी के पास। सिकंदर भी क्या हो गया, वापस हो गया। तो वापस हो गया भैया। उस टाइम पर सिकंदर तक्षशिला का राजा कौन था, आम्बी। और तुम्हारा सिंध प्रांत का राजा कौन था, पोरस। और सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था, रैक्सोना। और सिकंदर के 2 वे थे, एक तो था भैया नौसेना, नौसेना अध्यक्ष था, एक नौसेनापति था। क्या था, जल सेना का सेनापति था, ये था नौसेनापति। क्या कहेंगे उसको, नौसेनापति। और एक था थल सेनापति। दो सेनापति थे इसके। सिकंदर के कितने सेनापति थे, 2। भैया नियारकस, जो समुद्री मार्ग से आया हुआ था सेनापति, उसका क्या नाम था, नियारकस। और जो थल सेना का सेनापति था, उसका क्या नाम था, सेल्यूकस। कौन था, सेल्यूकस। इसका नाम ज्यादा सुना होगा तुमने, सेल्यूकस का हमेशा, नियारकस का नाम नहीं सुना होगा। तो क्या काम हुआ, ये जो नियारकस था, ये वापस समुद्र मार्ग से कहाँ चढ़ गया, मकदूनिया। कहाँ चला गया, मैसेडोनिया। देखो मैसेडोनिया कहा है आजकल, पहले पुराने टाइम से क्या कहते हैं, मकदूनिया। और मकदूनिया को क्या कहते हैं, यूनान, ये ग्रीस। और इसे क्या कहते हैं, ग्रीस। यानी यूनान को ग्रीस कहा जाता है। सिकंदर कहाँ का सेना वो राजा था, मकदूनिया का। और सिकंदर के बाप का नाम था फिलिप। क्या नाम था सिकंदर के बाप का नाम, फिलिप। नोट कर लो, इसके पिता का क्या नाम था, फिलिप। तो ये वाला सेनापति क्या हो गया, वापस चला गया समुद्री रास्ते से। लेकिन इसको विश्वास नहीं आया, है ना, हो ना हो, ये आडम्बर हो, ढकोच ले हो, भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं करो था। ये क्या काम कर रही हो, यही हो गया, समझ गए। इसके सेनापति के नाम लिख लो। सिकंदर की पत्नी का नाम रैक्सोना। देखो भैया, जब सिकंदर से वापस हो गया, जब सिकंदर वापस हो गया, तब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बुलाया। कहा देखो ऐसे ऐसे मैं धनानंद के पास गया था, और क्या काम करा, उसने मेरी बेइज्जती करके निकाल दिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, अपने गुरु का बहुत सम्मान करे करता है, निकाल दिया। तो तुमने भी जो सिकंदर से लड़ने को क्यों गया था, फिर हम तो डायरेक्ट उससे लड़ते धनानंद से ही। धनानंद से तो लड़ता, देखो सिकंदर से तो कमजोर है था धनानंद, लेकिन अब उसको क्या कहा कि उसको सिकंदर से लड़वाया उसने, चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन धनानंद सिकंदर से मजबूत थोड़ी हो गया, तो कमजोर ही था। लेकिन पहले उसने सिकंदर से लड़वाया, क्योंकि उसने कहा अगर मैं तुझे शुरू में धनानंद से लड़वा देता तो हमारा साम्राज्य भी जाता और सिकंदर के अंडर में हो जाता था। सिकंदर चला गया, जो भी रहेगा तेरा साम्राज्य रहेगा, तुझे मुख्य राजा बनाना मुझे, समझ गए। तो इसलिए पहले हमने सिकंदर को साफ करा, धीरे धीरे रास्ते से। सिकंदर को हम हथियारों से तो हरा नहीं सकते, सेना से, उसे तो कूटनीति से हराया। अब इसे किस हराना हूँ, धनानंद को। बस तेरा सबसे बड़ा शत्रु, मेरे जो बदला मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि तू धनानंद को
हरा दे। मैंने कहा चलो तो ठीक है, ये चल दिया हराने के लिए। हराने के लिए डायरेक्ट मगध पर आक्रमण कर दिया दोनों ने। थोड़ी सी टुकड़ी बना ली, तक्षशिला में भैया उन्होंने धनुर्विद्या या सब चीज मतलब लड़ाई की भी युद्ध विद्या सिखाई जाए करती। वहां से जो अपने चेले चपाट लिए आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद कुछ नहीं बचा, दोनों बचे और ये लौट कर आ गए, जान बचा को भागे। एक बुढ़िया की झोंपड़ी में आकर बैठ गए, बचा गए उसको दोनों। तो जब ये बैठ कर खाना वाना खा रहे थे ना, खाना खाना भी खिलाया ही ना। तो जब जैसे उस लड़के ने क्या काम करा, खाना खाना बैठा उस बुढ़िया का लड़का, छोटा लड़का था एक पोता होगा, तो जैसे उन्होंने रोटी तोड़ी तो उसका हाथ जल गया। रोटी तोड़ी तो उसका हाथ जल गया। तो बुढ़िया कहती अगर तू बीच में से तोड़ कर खागा तो बेटे हाथ तो जलेगा ही, धोरे धोरे से खा तोड़ कर। कहाँ से खा? मान ली बात, चाहे वो चावल खा रहा हो, खिचड़ी खा रहा हो, तो उसका हाथ जल गया एकदम से, बीच में से खाना शुरू करा ना खिचड़ी को हाथ जल गया। तो उसकी माना कहा बेटे धोरे धोरे से खाया करो, धोरे की ठंड भी रहा हो, गरम गरम नहीं खाया करती जल्दी से, तो इसलिए तेरा हाथ और मुंह दोनों जल गए। तो चाणक्य ने भी दिमाग लगा दिया, हमने डायरेक्ट मगध को आक्रमण करा, बीचों बीच जाओ। हमें क्या काम करना, पहले धोरे धोरे पर आक्रमण करना, धोरे धोरे जीत जीत को मिलाने। उस चाणक्य ने समझ गए वो बात। तो उसको पता था धनन तो हर टाइम नर्तकियों और नाच गाने में डूबा रहा है, शराब में, उसका धीरे धीरे राज्य भी हड़प लेंगे, उसको पता नहीं चलने लगा। तो इन्होंने क्या काम करा, जब धीरे धीरे धोरे धोरे आक्रमण करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसे लूटना शुरू कर दिया था। अब तुम भैया सिकंदर जब लौट रहा था वापस, सिकंदर जब सिंध प्रांत से वापस जा रहा था स्थल के रास्ते से, तो भैया ये इराक में रुका। कहाँ रुका? इराक में। कहाँ? इराक में रुका भैया 325 बीसी में। यानी कि हिस्सों जब लौटा था तो सिकंदर तो 326 बीसी में लौटा था। कितने में? क्योंकि 326 बीसी में इसका पोरस से युद्ध होया था। कब आया था पोरस से युद्ध? 326 बीसी में पोरस से युद्ध करा था भारत में, सिंध में जब आया था। तो 326 का जब वापस लौटा था इराक में, जब जा रहा था तो कौन सी वो हो गई थी इराक में? तो 325 बीसी में कहाँ पहुंच गया था ये? इराक में। इराक के फिर बेबीलोन गया है। तो बेबीलोन में क्या हुआ, इराक में इसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत जब इसकी खराब हो गई तो भाई से जल्दी लेगा, धीरे धीरे दिन पर दिन कमजोर होता है। जैसे ये बेबीलोन गए से जल्दी लेगा, बेबीलोन थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कौन सा हो गया? 323 बीसी। 323 बीसी में बेबीलोन में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसके घोड़े का नाम था बुके फराल। क्या नाम था सिकंदर के घोड़े का? बुके फराल। इसकी भी उसी दिन मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक से। घोड़े की कैसे मृत्यु हो गई? हार्ट अटैक से। यो अपने मालिक को देखा है ना सिकंदर को कि मेरा मालिक गया मर, तो यो भी घोड़ा क्या हो गया? मर गया। तभी तो जब घोड़े का नाम बताया जा रहा है तभी तो इसके। तो बेबीलोन में किस किस का मकबरा है? सिकंदर का और इसके घोड़े का मकबरा आज भी है बेबीलोन में, समझ गए? इराक के पास। तो कहा जाता कि चाणक्य ने ही सिकंदर को विष दिया था थोड़ा सा। चाणक्य ने ही सिकंदर के भोजन में विष मिलवाया था, जिसका असर होता तो अब तक हुआ। कुछ कहता, कुछ आदमी जो वैज्ञानिक हो, मतलब जो इतिहासकार हो, वे मानते होंगे चाणक्य ने ही विष दिया होगा। कुछ नहीं मानते, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण इसके कहीं नहीं मिले, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था नहीं उस टाइम, लौट तो 3-4 साल हो गए थे। लेकिन चाणक्य क्या था, विष विद्या में बहुत निपुण था, बहुत ज़्यादा निपुण। कहते हो उसके वो विष कन्या भी पाला रहा था। क्या करता, उसने विष कन्याओं का एक ग्रुप बना रखा था, विष कन्याओं का। जानते हो विष कन्या क्या हो? वो 5-6 साल की लड़की बचपन से देखता हुआ चलता। कितने की? 5-6 साल की लड़की रहती, तो उन्होंने क्या काम करो था? शिक्षा दीक्षा देने लगा था। तो भाई लड़की तो बचपन से पता चल जा, छोटी लड़की का चेहरा मोहरा देखो बचपन से चलता है, जाने के बाद बड़ी होने के बाद सुंदर बनेगी। क्या बनेगी? सुंदर बनेगी। वो बचपन से पता चल जाएगा कौन सुंदर होगा और कौन कैसा। तो वो 5-6 साल की सुंदर सुंदर लड़कियों को क्या काम करो था? उठा लेता, मतलब उठाना लिया था शिक्षा दीक्षा देने के लिए, और उन्हें बचपने से ही नमक की मात्रा कम कर देता उनके खाने में। नमक देना बंद कर देता। जब नमक देना बंद कर देता आदमी में क्या बनने लगा? और धीरे धीरे जब नमक देवो भी था, अगर हल्का नमक देवो था, तो उसके साथ क्या काम करता? हल्की हल्की डोज जहर की देनी शुरू कर देता हूँ। हल्की हल्की मात्रा जहर की, बहुत मामूली। कहते हैं 10-12 साल तक बालक को जो दे दे
वो उसका शरीर ऐसे ही बन जाएगा। कहते हैं एंटीबॉडी एंटीबायोटिक, तो उसका शरीर अगर बालक को बड़ी मात्रा में, बहुत हल्की मात्रा में जहर भी दिया जाओ तो उसका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आने वाले टाइम में, तो कैसा भी जहर है तो वो मर जाएगा नहीं हो। तो वो धीरे धीरे उनका शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया जहर के खिलाफ। तो जब भी लड़की बड़ी हुई तो 15 16 17 18 साल की, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जहर हो गया। तो वह ऐसी लड़कियों का एक ग्रुप रखे करो था, जब किसी को हराना हुआ करो था या किसी को हम तो उन लड़कियों को भेज देता गुप्तचर बनागा, क्या बनागा, और धीरे धीरे सैनिकों में दाखिल कर दिया। भैया सैनिक उस टाइम में रगीले रहे वहीं थे, राजा वाजा, तो सीधा डायरेक्ट राजा के महल में गई और वे तो ना हाँ रंगीले रहे थे। उसने टाइम देख को उसको क्या काम करा, काट लिया है दो जगह, ये जैसे भी उन्होंने जहर उस राजा को चढ़ा दे दिए। उससे क्या होता है, राजा मर गया, सैनिक भी क्या हो जाते, मर जाते, क्योंकि विष कन्या इसलिए ही रखा रहता वो युद्ध जीतने के लिए। तो ये तो कहते हैं चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद, हर नीति अपना होता है चाणक्य। जहाँ वैसा काम चलता है वैसा विष कन्या भेजिए और कर दो सब बैंड। जहाँ भी एक दांत मार दे किसी को मामला सफा हो जाए, बाकी तो बढ़ा जाए।